बात कर रहे हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम। ये एक ऐसी पोएम है जो कि एलिमेंट्री स्कूल की दुर्दशा के बारे में बताती है। एलिमेंट्री स्कूल की दुर्दशा के बारे में इन द सेंस वहाँ की जो पढ़ाई है वो किस तरह की, और सबसे बड़ी बात उनकी बिल्डिंग किस तरीके की, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों की दशा कैसी है, उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य कैसा है, इन पर इन सारी बातों पर इस पोएम ने फोकस डाला है। इस पोएम में जो इसके पोएट हैं स्पेंडर, वो इस बात को एक्सप्लेन करते हैं कि जो अन्याय किया गया है समाज की तरफ से, या ये कह दो कि समाज में जो अन्याय कायम है बच्चों के प्रति, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के प्रति, वो इस पोएम में बताया गया है। वो सबसे पहले उस सामाजिक अन्याय के बारे में बात करते हैं और क्लास में जो इनइक्वालिटी फैली हुई है, जो असमानता फैली हुई है और अपॉर्चुनिटीज़ का जो अभाव है, स्पेशली स्लम ड्वेलर्स हैं उनके लिए, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों के लिए, उसकी ओर इशारा करते हैं। उसके अलावा वो बताते हैं कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बहुत बड़ी है। स्लम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, अगर हम जो है उनको कंपेयर करें रिच स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से, तो बहुत फ़र्क है, ज़मीन आसमान का अंतर है। वो बताते हैं कि ये गैप बहुत बड़ा है। वो ये भी बताते हैं कि ये जो बच्चे हैं जो स्लम स्कूल में पढ़ते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है और कंडीशन अब धीरे धीरे ये बन रही है कि जो गरीब व्यक्ति है वो और अधिक गरीब होता जा रहा है और जो अमीर है वो और अधिक अमीर होता जा रहा है। जो सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका में शुरू किया गया था, उसने एक स्थिति मेंटेन करी है और स्पेंडर की जो पोएम है वो इस चीज़ को सपोर्ट करती है। स्पेंडर की पोएम इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि वो जो कंडीशन है जो उस समय की, उसको स्पेंडर ने एक्सप्लेन किया है अपनी इस पोएम में कि क्या होना चाहिए, कैसी स्थिति होनी चाहिए इन बच्चों की और क्या नहीं होना चाहिए, क्या एक्चुअल में है, क्या इसमें बदलाव की ज़रूरत है। उसके अलावा ये जो पोएम है ये हमको बताती है कि बच्चे कितनी मिजरेबल कंडीशंस में स्लम स्कूल में पढ़ते हैं। जैसा कि जब हम पोएम को एक्सप्लेन करेंगे यू विल कम टू नो कि मतलब पोएम कि बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, उनके ऊपर पेंट भी सही से नहीं है, पपड़ी झड़ रही है उनकी। तो पोएट ये बताना चाहता है कि स्लम स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की क्या दशा है, क्या वो वाकई में स्कूल पढ़ने पहुंचते हैं, क्या उनको एक जो सामाजिक न्याय मिलना चाहिए क्या वो मिल रहा है, क्या कहा जाएगा कि वो समाज का हिस्सा हैं, क्या ये कहा जाएगा कि वो समानता का अधिकार पा रहे हैं, शायद नहीं। ये जो है एक सोशलिस्ट प्रोक्लेमेशन है डेट ए कंट्री कैन प्रॉस्पर ओनली इफ एजुकेशन रीचेस टू द डाउन ट्रोडन सोसाइटी। लेकिन ऐसा देखने को तो नहीं मिल रहा। समाज के निम्नतर स्तर पर अगर शिक्षा नहीं पहुंच रही है तो हम ये नहीं मान सकते कि समाज की तरक्की हो रही है। ये जो पोएम है इसमें पोएट ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से सामाजिक अन्याय और जो जाति वर्ग के आधार पर असमानता होती है उसका डिस्क्रिप्शन इस पोएम में किया है, एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम में। दूसरी बात, पोएट जो दूसरी बात को इसमें रिप्रेजेंट करता है तो इसमें वो उन बच्चों की इमेज को रिप्रेजेंट करता है जो पावर्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो बताते हैं कि गरीबी की हालत कैसी होती है, क्या होती है, गरीबी में रहने वाला इंसान कैसी ज़िंदगी जीता है, ये इसमें बताया गया है। उन बच्चों की हालत दिखा करके, कंडीशन बता करके जैसा कि पोएट बताता है कि बच्चों की आंखों की रोशनी लगभग चली जा चुकी है, उनके हाथ पैरों की जो हड्डियां हैं, पसलियां हैं, वो सब ऐंठी हुई हैं, मुड़ी हुई हैं, ऐसा लगता है जैसे जो है वो पैरालिसिस के शिकार हो चुके हों और वो कहीं पढ़ने न जा कर के
वो मतलब जैसे उनको कहीं कैद खाने में बंद करके रखा गया है, वो पूंजीवाद का शिकार है। ये जो पोएम है ये एक प्राइमरी स्कूल का डिस्क्रिप्शन करती है। वो प्राइमरी स्कूल जो स्लम एरिया में है और स्लम बच्चों के लिए खोला गया है। यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी झेल रहे हैं और सामाजिक असमानता बर्दाश्त कर रहे हैं। जो इसका पहला स्टेंजा है पोएम का, उसमें जो स्पेंडर है वो डिस्क्राइब करता है कि बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है बच्चों की। उनके जो चेहरे हैं वो सामान्य बच्चों के चेहरे जैसे नहीं हैं। सामान्य बच्चों के चेहरे का सेंस जैसे बच्चे रिच एरियाज़ में होते हैं या मिडिल क्लास फैमिली में होते हैं वैसे नहीं हैं। उनसे काफ़ी अलग हैं, काफ़ी भिन्न हैं, काफ़ी बदतर हालत में हैं, ख़राब हालत में हैं। वो बच्चे चेहरे से तेजवान नज़र नहीं आते। उनको देखने से लगता ही नहीं कि जो वो उनके शरीर में कोई ताकत है, कोई मन में उमंग है, कोई जोश है, उत्साह है। ऐसा तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे जो हैं रूटलेस वीड्स हों। रूटलेस वीड इन द सेंस ऐसे पेड़ जिनकी जड़ का अता पता ना हो। एक तरीके से वो बच्चे अनाथ हैं। रूटलेस वीड जो टर्म आया है पोएम में, ये उनके अनाथ होने को रिप्रेजेंट कर रहा है। उनके माँ बाप अब शायद इस दुनिया में नहीं हैं। वो उस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे अनाथ बच्चे होते हैं वैसे वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। भले ही उनके माँ बाप हों लेकिन उनकी स्थिति ऐसी है कि जैसे अनाथ बच्चों की होती है। तो वो बच्चे रूटलेस वीड्स की तरह हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो बच्चे अपनी जड़ों से उखड़े हुए हैं और वो बच्चे शायद कभी नहाने को नहीं पाते, हमेशा गंदे कपड़े पहने रहते हैं, हमेशा गंदे कपड़े पहने रहते हैं। और वो बच्चे मेल न्यूट्रिशन का शिकार हैं, कुपोषण से ग्रस्त हैं, भूखे हैं, बीमार हैं। जैसे वीड्स होते हैं, वीड्स का मतलब छोटे छोटे पेड़ जो उगाते हैं ना चाहते हुए भी, झाड़ी टाइप के पेड़ जो अनवांटेड पेड़ होते हैं, ऐसे ही ये बच्चे लगता है अनवांटेड हैं। बिल्कुल इनकी समाज को ज़रूरत नहीं है, इनकी फ़िक्र करने वाला कोई नहीं है। ये पैदा तो हो गए हैं लेकिन इनकी इनका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाला नहीं है। इनके जो माँ बाप हैं वो इस लायक नहीं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें और सोसाइटी से इन्हें कोई हेल्प मिल नहीं रही। सोसाइटी भी इनको कुछ समझता नहीं। उसकी नज़र में ये बच्चे है ही नहीं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, कोई वजूद नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये बच्चे जो हैं ये अनवांटेड वीड्स की तरह हैं। ऐसे वीड्स जो कि जिनको लोग गार्डन में पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ गार्डन का मतलब ही ऐसा है कि जिनको लोग अच्छी जगह पर देखना पसंद नहीं करते हैं, ये ऐसे अनवांटेड वीड्स हैं, अनचाहे बच्चे हैं, समाज की तरफ से अनचाहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनचाहे हैं और ये स्लम सोसाइटी में रह रहे हैं। इनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़ चुके हैं, इनके बाल जो हैं वो उलझे हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी बालों में कंघा लगाते ही नहीं हैं, ये उलझे हुए बाल हैं। इनकी आर्थिक स्थिति को, इनके पारिवारिक परिवेश को ये पोएम बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करती है। ये जो बच्चे हैं इनमें से एक लड़की है जो कि दुबली पतली है, एक लंबी सी लड़की है, लेकिन वो क्लास में पीछे की ओर सिर लचाए हुए से झुकाए बैठी है, जैसे वो शारीरिक तौर पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी हो। वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, कुपोषण से ग्रस्त है और मानसिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर वो गरीबी झेल रही है और भीतर से बहुत ही टूटी हुई है। वो इसमें एक इसमें जो बाकी बच्चे हैं इस क्लास के, उनकी भी हालत लगभग ऐसी ही है। अब पोएट ने एक लड़की का एग्जाम्पल देकर बता दिया, लेकिन बाकी बच्चों की हालत भी लगभग ऐसी ही है। क्योंकि इसका कारण यही है कि जो बच्चे हैं यहाँ पर वो गरीबी को बिलोंग करते हैं, गरीब बच्चे हैं, ऐसे परिवारों से हैं जिनके यहाँ जो है फूड अवेलेबल होना एक बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है क्लास में, इसका डिस्क्रिप्शन पोएट करता है, तो वो कागज़ की तरह पतला दिखाई पड़ रहा है। हु इज़ एज थिन एज
पेपर एक लाइन पोएम में आई है, तो उस कागज़ की तरह पतला दिखाई पड़ रहा है क्योंकि वो बच्चा कुपोषण से ग्रस्त है और उसके अंदर जो सिविक एनिमिटीज़ होनी चाहिए वो भी नहीं है। कहने का मतलब समाज में रहने पर जो आवश्यक सुविधाएं मिलनी चाहिए उनसे वो वंचित है, वो उसको नहीं मिल रही हैं। उसकी जो आँखें हैं ऐसा लगता है जैसे चूहे की आंखें जैसी हैं, मतलब आँखों से उसकी लाचारी नज़र आ रही है। चूहे की तरह उसकी आंखें कंपेयर करने का मतलब ये कि पोएट जो है उसकी लाचारी को अभिव्यक्त कर रहा है। वो बच्चा भोजन की तलाश में है, फूड चाहता है और अपना बेटरमेंट चाहता है, अपनी सुरक्षा चाहता है, अपना अच्छा जीवन चाहता है, लेकिन वो उसको नहीं मिल रहा है। दूसरा बच्चा जो क्लास में बैठा हुआ है वो बच्चा जो है वो जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब है कि जो बच्चे जब पैदा होते हैं तो वंशानुगत तौर से वो लूले लंगड़े अपाहिज होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं। ये सब जेनेटिक ऑर्डर की निशानी है, जेनेटिक डिसऑर्डर की निशानी है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर से ग्रस्त है। उसकी जो हड्डियां हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हैं, रैड बोन्स हैं। नैरड बोन्स का मतलब ऐठी मैठी अकड़ी हुई हड्डियां, जैसे किसी को लकवा हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, ऐसे उसकी हड्डियां जो हैं वो कुछ अजीब सी मुड़ी हुई सी हैं, अपाहिज दिखता है वो। और उसकी जो ग्रोथ है वो रुकी हुई है, या ये कह दो कि वो ग्रोथ इस तरीके की है जो बहुत ही ख़राब तरीके की है, स्टंटेड ग्रोथ है। जैसे किसी इंसान का जो है वो टांगें लंबी लंबी हो जाए और धड़ बहुत छोटा रह जाए, या टांगें बहुत छोटी रह जाएं धड़ बड़ा हो जाए, या एक हाथ ज़्यादा मोटा हो जाए दूसरा पतला हो जाए, तो ये स्टंटेड ग्रोथ होती है। मतलब सामान्य रूप से ग्रोथ ना हो करके किसी एक विशेष बॉडी पार्ट की ग्रोथ ज़्यादा हो जाना और बाकी की कम होना। तो ये इस तरीके की प्रॉब्लम से बच्चा ग्रस्त है। उसने जो है अपनी किस्मत में, अपनी ज़िंदगी में क्या पाया है, विरासत के तौर पर बीमारियां पाई हैं। ऐसी बीमारियां जो शायद कभी ना ख़त्म होने वाली हों। उसको माँ बाप से बीमारियां मिली हैं विरासत में, और कुछ नहीं मिला। लोग विरासत में प्रॉपर्टी पाते हैं, संपत्ति पाते हैं, मकान पाते हैं, तमाम स्टेट पाते हैं, लेकिन इस बच्चे को माँ बाप से विरासत में गरीबी मिली है, बीमारी मिली है। जब माँ बाप गरीब थे, बीमार थे, तो बच्चा भी गरीब और बीमार है, उसको वही मिला है। तो ये इसकी डेस्टिनी है बच्चे की, इसकी किस्मत है जो इसको मिली है। और वो बच्चा जो है अपना पोएम रिसाइट कर रहा है, अपनी लेसन, अपना जो भी चैप्टर है उसको रिसाइट कर रहा है, सिर झुकाए हुए बैठा है, शरीर से इतना लाचार है कि उसके गले से सही से आवाज़ भी नहीं निकल रही है, दबी हुई कमज़ोर आवाज़ है उसकी। क्लास में एक कोने में बैठा हुआ है, उसकी जो आँखें हैं ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल बुझी बुझी सी आँखें हों। और दूसरी बात, क्लास में भी पर्याप्त रोशनी नहीं है। स्कूल की हालत तो बहुत ही ख़राब है। वो इसके बाद में पोएट जो है एक सुंदर सी अननोटिस्ड यंग चाइल्ड की ओर नोटिस करता है। एक ऐसा बच्चा जिस पर शायद किसी ने अब तक ध्यान नहीं दिया, वो एक कोने में बैठा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे क्लास में एक कोने में बैठा हुआ वो बच्चा लगता है किसी दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है, इसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, और वो शायद अपने किसी ख्वाब में खोया हुआ है, किसी सपने में खोया हुआ है। उसकी जो आँखें हैं वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसका जो क्लासरूम है, वही मतलब क्लासरूम तो वही है, उसी क्लास में बैठा हुआ है। वो क्लासरूम जो है वो डल और मोनोटोनस है, बहुत ही नीरस है, जिसमें रोशनी नहीं है, कोई अच्छे चित्र नहीं लगे हैं, दीवार काफ़ी गंदी है, खिड़की की रोशनी भी सही से उसमें नहीं आती है। ऐसे क्लासरूम में बैठा हुआ है। तो लेकिन उसको वहाँ बैठने का बिल्कुल भी मन नहीं है, और उसका जो दिमाग है वो क्लास के बाहर जो स्क्वायरल है उस तरफ लगा हुआ है। पेड़ पर एक स्क्वायरल बैठी हुई है, उसको देखने में उसका मन लगा हुआ है, कहीं दूर से उसे दिखाई पड़ रहा है इन्हर। और वो रूम जो है वो ट्री रूम है। अब वो क्लासरूम के अंदर है या बाहर है इसका रिप्रेजेंटेशन पोएट नहीं करता, लेकिन बताता है कि वो ट्री रूम पर बैठी हुई है।
हर टू ड्रीम्स ऑफ फन एंड टॉप फ्रॉलिक इज ओपन स्पेस। उसका मन है कि वो क्लास से बाहर निकला है, इस चार दीवारी से बाहर निकले, बाहर जाकर के घूमे, बाहर की दुनिया को देखे। इस चार दीवारी में कैदी की तरह वो कैद है। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेंजा। सेकंड स्टेंजा जो है उसमें पोएट बताता है कि क्लासरूम की हालत बहुत ख़राब है, बहुत ही गंदा क्लासरूम है। उसकी जो दीवारें हैं उसके ऊपर लोगों के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने डोनेशंस दी हैं, जिन्होंने डोनेशन दी है। स्कूल में लोग चंदा देते हैं, दान देते हैं, तो जिन्होंने डोनेशन दिया है उनके नेम लिखे हुए हैं, लेकिन डोनेशन का पैसा कहाँ गया ये नहीं पता है। जो द बस्ट ऑफ शेक्सपियर इज डिस्प्लेड इन द क्लियर बैकग्राउंड ऑफ द स्काई। द बस्ट ऑफ शेक्सपियर जो है वो दिखाई पड़ता है स्काई के क्लियर बैकग्राउंड में दिखाई पड़ रहा है। उसकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर बहुत ही सुंदर ट्रायलेस वैली लगी हुई है, मैप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है, पीछे बैकग्राउंड स्काई का है। दूसरी बात, ब्यूटीफुल ट्रायलेस वैली लगी हुई है। क्लासरूम के अंदर इमेजेस लगी होती हैं, सीनरी लगी होती हैं, तो ऐसी ही लगी हुई हैं। शेक्सपियर की फ़ोटो लगी हुई है और ट्रायलेस वैली की एक इमेज की जो है इमेज लगी हुई है, एज वेल एज ए मैप ऑफ द वर्ल्ड। इसके साथ ही साथ संसार का एक मानचित्र लगा हुआ है। लेकिन बच्चे इन सब चीज़ों के बारे में क्या जाने, वो क्या जाने शेक्सपियर किस चिड़िया का नाम है, किस इंसान का नाम है, कौन थे शेक्सपियर उनको नहीं पता। ट्रायलेस वैली कहाँ है दुनिया में उनको नहीं पता। वर्ल्ड मैप में कौन कौन सी जगह हैं, कितना बड़ा वर्ल्ड मैप है, कौन कौन से कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नहीं पता। तो इन सब चीज़ों के लगे होने का क्लास में कोई मतलब नहीं है जब बच्चे इनके बारे में जानते ही नहीं है। द चिल्ड्रंस आइज कैन ओनली व्यू ए नैरो रोड। बच्चों को अपनी आँखों से उस छोटे से क्लासरूम के बाहर सिर्फ एक पतली सी सड़क दिखाई पड़ती है, और वो सड़क जो है डल स्काई से घिरी हुई है। मतलब एक ऐसी सड़क जिसके ऊपर शायद आकाश की तरफ से आने वाली रोशनी भी सही से नहीं पड़ती है। इट इज़ क्वाइट ए ड्रियरी एंड डिप्रेसिंग प्लेस फॉर चिल्ड्रन। तो सीधी सी बात है, ये एक ऐसी जगह है बच्चों के लिए जो कि डिप्रेसिंग प्लेस है। जब झुग्गी झोपड़ियाँ ही इस तरीके की बनी होती जिनमें कोई रोशनी नहीं होती है, नीचे कीचड़ भरा रहता है, रोशनी वहाँ सही से पहुँचती नहीं है, ताज़ी हवा ठीक से वहाँ पहुँचती नहीं है, तो आखिरकार वो बच्चे क्या कर सकते हैं जिनका स्कूल उसी क्लासरूम, मतलब जो क्लासरूम है या बिल्डिंग है स्कूल की, वो उन्हीं झुग्गी झोपड़ियों में बनी हुई है। जो हालत झुग्गी झोपड़ियों की जहाँ पर सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुँचती है, तो उनकी जो स्कूल है उनकी हालत भी लगभग वैसी ही है। वहाँ पर भी कोई रोशनी नहीं पहुँचती, और स्कूल के बाहर का जो उनको एरिया दिखाई पड़ता है वो भी झुग्गी झोपड़ी का ही एरिया है, स्लम एरिया है, स्लम बस्ती है, तो वहाँ पर भी कोई रोशनी ठीक से नहीं पहुँचती। तो बाहर की सड़क भी उन्हें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती, वो भी उन्हें अपने स्कूल की तरह धुंधली और गंदी दिखाई पड़ती है। तो आगे अब वो जीवन की क्या उम्मीद कर सकते हैं। अब जो तीसरा स्टेंजा है वो पोएट को काफ़ी हताश करता हुआ मालूम पड़ता है। पोएट जो है वो मानसिक तौर से काफ़ी परेशान है, और वो जो है बहुत ही गुस्से में आकर के अपनी कुछ बात आगे कहता है। थर्ड स्टेंजा में वो महसूस करता है कि शेक्सपियर जो है वो विकेड है इन बच्चों के लिए, दुष्ट है। एक्चुअल में शेक्सपियर विकेड नहीं है, लेकिन इन बच्चों के लिए विकेड है, क्योंकि बच्चे उस शेक्सपियर के बारे में जानते ही नहीं है कि शेक्सपियर कौन है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि वो जो शेक्सपियर है वो पोएट के अकॉर्डिंग बच्चों को मिसलीड कर रहा है, बच्चों को गुमराह करता है। वो उनको बताता है कि संसार जो है वो बहुत खूबसूरत है। वो उनको शिप्स के बारे में बताता है, सन के बारे में बताता है, लव के बारे में बताता है, और ये बताता है कि अनरियल नहीं है उन लोगों के लिए, लेकिन उसने जो है करप्ट कर दिया है इन बच्चों के प्रभाव को। हैज़ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड इंस्टिगेट्स देम टू स्टील एंड ट्राई टू एस्केप फ्रॉम द क्रैम्ड होल्स। और उसने जो है
उनको इस बात के लिए मजबूर कर दिया है कि वो क्रैम्ड होल से छिप करके अंदर से बाहर की दुनिया देखें। उसका जो वजूद है, उन लोगों का जो वजूद है वो बहुत ही बुरा है। कहने का मतलब शेक्सपियर ने अपने प्ले में नेचर का डिस्क्रिप्शन किया, लोगों का डिस्क्रिप्शन किया, लोगों के जीवन की सफलता का डिस्क्रिप्शन किया और बहुत से डिस्क्रिप्शन करे। जब बच्चे कभी उनके बारे में पढ़ते हैं तो उनको पता चलता है कि ये भी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक्चुअल लाइफ में उन्होंने ऐसा कभी कुछ देखा नहीं है, क्योंकि एक्चुअल लाइफ में बच्चों की ज़िंदगी जो है बहुत ही ख़राब है, उनका जो वजूद है वो बहुत बुरा है। तो एक तरीके से शेक्सपियर जो है वो उन बच्चों को एक झूठी दुनिया दिखाता है, एक फरेबी दुनिया दिखाता है, वो दुनिया दिखाता है जो शायद उन बच्चों के लिए बनी ही नहीं है। बच्चे जिस दुनिया के बारे में दुनिया का जो रूप शेक्सपियर के प्लेस में पढ़ते हैं, उनको एक्चुअल में वो दुनिया अपनी इस्लाम बस्ती से देखने को नहीं मिलती है। तो एक तरीके से शेक्सपियर जो है वो बच्चों को गुमराह कर रहा है। पोएट ने ये बात इसीलिए कही है। ये जो बच्चे हैं ये बहुत ही डिप्रेस्ड बच्चे हैं, डिप्राइविंग सोसाइटी को बिलोंग करने वाले बच्चे हैं, वंचित वर्ग के बच्चे हैं, ये शरीर से बहुत कमज़ोर हैं। ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने जो है वो केवल स्किन पहनी हुई है और शरीर पर मांस नाम की चीज़ नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे हड्डियों के ढांचे के ऊपर स्किन की एक परत चढ़ा दी गई है। ऐसे बच्चे कंकाल की तरह दिखाई पड़ते हैं। इनके शरीर पर जो एक लोच होनी चाहिए, जो बॉडी स्ट्रक्चर होना चाहिए, मांस होना चाहिए, वो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। ये बच्चे जो स्पेकल लगाए हैं, आंखों पर चश्मे चढ़ाए हैं, वो ऐसे चश्मे चढ़ाए हैं जो कि टूटे हुए हैं और उनको रिपेयर किया गया है। मतलब चश्मा पहने वो भी रिपेयर किया हुआ पहने हैं, इतनी खराब इनकी आर्थिक स्थिति है। उनका जो पूरा का पूरा एपियरेंस है, मतलब कोई इंसान देखने में कैसा दिखता है वो चीज़, एपियरेंस, उन बच्चों का जो एपियरेंस है वो उनके जो डेप्रिवेशन है, उनकी जो कह सकते हैं हर चीज़ से वंचित होने का जो जीवन है उसको रिप्रेजेंट करता है। उनको देख के लगता है कि उसकी वो ज़िंदगी में हर चीज़ से वंचित है, उन्हें कभी कुछ मिला ही नहीं। पोएट बताता है अपनी आउटरेज बाय सजेस्टिंग दैट द मैप्स ऑफ दीज वॉल्स शुड शो ह्यूज स्लम्स। पोएट बताता है कि जो आउटरेज है, जो मैप्स हैं इस दीवार की, मैप्स ऑफ दी ऑन दियर वॉल्स शुड शो ह्यूज स्लम्स इंस्टेड ऑफ ब्यूटीफुल सीनिक ग्राफिक्स। जो मैप यहाँ पर टंगा हुआ है वो बच्चों को ब्यूटीफुल सीनिक ग्राफिक दिखाने की बजाय सिर्फ एक बड़ा सा स्लम एरिया दिखाता है और कुछ नहीं। क्योंकि फ़ोटो बच्चों ने शेक्सपियर का देखा, शेक्सपियर के बारे में बच्चों को कुछ पता नहीं है। शेक्सपियर ने जिस तरह की दुनिया अपने प्ले में बच्चों को दिखाई वो बच्चों ने एक्चुअल में देखी नहीं है। जो मैप टंगा हुआ है वो चूँकि उनके स्लम एरिया में, तो वो स्लम ही उनके चारों ओर नज़र आता है। उनको लगता है मैप में स्लम से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मैप उनके सामने कोई ब्यूटीफुल सीनिक ग्राफिक रिप्रेजेंट नहीं करता है। आखिरी में जो स्टेंजा है, लास्ट स्टेंजा, उसमें पोएट बताता है कि जो वास्तविक सत्य है बच्चों के बारे में, जो यहाँ के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो बच्चे हैं, वो ये है इनके बारे में कि कभी इनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। ना ही गवर्नर कर सकता है, ना स्कूल इंस्पेक्टर कर सकता है, ना ही कोई एजुकेशनिस्ट कर सकता है। और जो विजिटर स्कूल देखने के लिए आते हैं, जिनके लिए बच्चे जो हैं वो सिर्फ एक बाजीगर का तमाशा है, या ये कह लो कि कोई चिड़ियाघर में जानवर पले होते हैं, उनको देखने लोग जाते हैं, अपना मनोरंजन करते हुए चले आते हैं। ऐसे हैं बच्चे विजिटर्स के लिए। शायद वो भी इनकी ज़िंदगी में कोई सुधार करना नहीं चाहते जो इनसे मिलने के लिए आते हैं। इस क्लासरूम में जो मैप